नमस्कार। आज मैं फिर एक घटना मेरठ की लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये घटना मेरे वहाँ ज्वाइन करने के पहले हो चुकी थी और जब मैंने ज्वाइन किया 2 मई 2018 को, तो 5 मई को क्राइम मीटिंग रखी गई। ये रवायत है पुलिस की कि जब भी कोई नया एसएसपी, कप्तान जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं, ज्वाइन करता है तो दो तरीके हैं। या तो जो उसके अधिकारी हैं, जो थानाध्यक्ष हैं, वो आकर सलाम करते हैं या मिलते हैं, या फिर इसको अवॉइड करने के लिए कि बार बार लोग अपने थानों से आएँ, ज्वाइन करने के तुरंत बाद कभी कभी उसी दिन क्राइम मीटिंग रखी जाती है। उसमें एक तो सभी थानाध्यक्षों का पता लग जाता है, कौन कितने दिन से है, कहाँ पर क्राइम की क्या पोजीशन है, कौन कौन से एरिया हैं जिनको ज़्यादा अच्छे तरह से देखना होगा, लूट, मर्डर, डकैती, महिला संबंधी अपराध किस इलाके में ज़्यादा हो रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले दिन असेसमेंट के लिए कि आप जिस ज़िले में गए हैं उसको असेस करने के लिए आपके लिए आवश्यक होती है। 5 तारीख को जब ये क्राइम मीटिंग हुई तो अनवर्कड आउट केसेस, यानी ऐसे केसेस जो खुले नहीं हैं, जिनका अनावरण नहीं हुआ है, उनकी सूची एक अलग से रखते हैं पेशकार रीडर। एक इंस्टीट्यूशन होता है एसएसपी ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में, एसएसपी, एसपी सिटी, इवन डीआईजी और आईजी, जो क्राइम का हिसाब किताब रखता है। थानों से या ज़िलों से क्राइम के बारे में सूचना मंगाना, उसको एनालाइज करना, और उसके अलग अलग हेड्स होते हैं, उन हेड्स में उसको डिवाइड करके संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना। मेरी नज़र भी सीधे गई डबल मर्डर, थाना सरधना, और आगे के कॉलम में अनवर्कड आउट, यानी अभी खुला नहीं है। थानाध्यक्ष सरधना से मैंने पूछा, भाई ये कौन सा डबल मर्डर है, और काफ़ी टाइम हो गया है और ये अभी तक नहीं खुला है, 4 दिन 5 दिन हो गए हैं और आपने इस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया है। तो उसने बताया, पूरी घटना बताई कि साहब 29 अप्रैल 2018 को सुबह सुबह करीब 6 बजे ये सूचना मिली कि छबड़िया महादेव चौराहे पर सड़क के किनारे 2 बोरियों में लाशें पड़ी हुई हैं। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई और जो स्नाइफर डॉग्स हैं वो बुलाए गए, श्वान दल जिसे हिंदी में कहते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा, बस ये पता लगा कि ये दोनों डेड बॉडी मेल हैं। एक दोनों को अलग अलग बोरे में बंद किया गया। वहाँ फेंकने के बाद दोनों बोरों पर ऊपर से मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। मैंने पूछा क्या पहचानने के क्या क्या प्रयास किए गए। उसने बताया कि साहब वैसे तो उसको खोल के लगभग 5-6 घंटे यानी दोपहर बाद तक उसको रखा गया, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं हो सकता है कोई पहचान ले। हालांकि पहचानने लायक कुछ रह नहीं गया था, चेहरा जला हुआ था, पूरा शरीर जला हुआ था, केवल हाइट से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था। रिगर मॉर्टिस बॉडी में नहीं हुई थी। रिगर मॉर्टिस का मतलब कि वो अभी अकड़न नहीं हुई थी, जैसे बांध के रखा गया था तो खोलने पर बॉडी को सीधा कर लिया गया। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम में भेजा गया। शाम को पोस्टमार्टम हुआ, अगले दिन उसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज आया। कहने का आशय ये कि ये उसके सिर में काफ़ी गंभीर चोटें, गर्दन में काफ़ी गंभीर चोटें, और ऐसा लगता था कि पहले सिर पे चोट पहुंचाई गई और फिर उसके बाद स्ट्रेंगुलेट किया गया, गर्दन खींच दिया, गर्दन कस के उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी बॉडी में भी लगभग एक ही तरह की चोटें, सिर में चोटें और गर्दन में किसी चीज़ के कसाव यानी स्ट्रेंगुलेशन के निशान। फिर उसके बाद साहब उसको 48 घंटे तक, 72 घंटे तक रखा गया एज़ पर रूल। 72 घंटे तक लावारिस लाशों का अगर कोई लेने वाला या उनका कोई वारिस आता है तो उसको
हैंड ओवर कर देते हैं, अदरवाइज़ उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जो भी डेड बॉडी जिस तरह से पहचान में आए, जिस धर्म के हिसाब से, उसी धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद फिर जो एसओपी होती है अननोन बॉडीज़ की, पहले तो मुकदमा लिखा गया, क्राइम नंबर 485/18, 302 और 201 आईपीसी। 302 यानी हत्या, 201 यानी साक्ष्य को छिपाने संबंधी अपराध। उसके बाद जो एसओ बता रहे थे कि साहब उसके बाद फिर पोस्टर इसके निकलवाए गए, छपवाए गए दोनों डेड बॉडीज़ के, और जो निर्दिष्ट स्थान हैं जैसे रेलवे स्टेशन के सूचना पट, बस स्टेशन के सूचना पट, सभी थानों के सूचना पट, इन सब पर उसको चस्पा किया गया कि ये फलां तारीख को इतने बजे यहाँ पर इस तरह से, और अप्रॉक्सीमेट लंबाई और अप्रॉक्सीमेट एज उसमें लिख देते हैं, ताकि अगर कोई इससे संबंधित हो तो वो अंदाज़ लगाए या ढूंढने का प्रयास करे। कभी कभी इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है कि काफ़ी दिनों बाद मिली हुई लाश, उसकी लंबाई, चौड़ाई और एज बहुत ज़्यादा अंतर हो जाती है। लिखने वाला मनुष्य ही होता है, सब इंस्पेक्टर जो पंचायतनामा करता है वो लिखता है अंदाज से कितनी उम्र होगी, तो कभी कभी बहुत कम उम्र की डेड बॉडीज़ को ज़्यादा उम्र लिख दिया जाता है, पर ये ताज़ी ताज़ी थी इसलिए उसकी लंबाई और उसकी उम्र का लगभग सही अंदाज़ा लगा के उसको किया गया। उसके बाद फिर दूरदर्शन का और ये सब जो होता है वो उसकी नोटिसेस सब दे दी गई। ये कहा गया कि भाई अगर नहीं पता लग रहा है, कोई पहचान नहीं रहा है, इतने दिन हो गए हैं, तो इसमें आप ऐसा करिए कि, फिर उसने ये भी बताया कि साहब ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिलों से, 2 मोटरसाइकिलों से ये लाश को वहाँ पर फेंका गया, क्योंकि वहाँ मोटरसाइकिलों के ब्रेक लगने के जो उसके निशान होते हैं वो निशान थे, और 2 मोटरसाइकिलों के अलग अलग पहियों के निशान थे। फॉरेंसिक की टीम ने उसका फुटप्रिंट जो हो सकता है, टायर का प्रिंट, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस के फ्रेम में निकाल लिया है जो उनके पास सुरक्षित है। फिर यह कहा गया कि बीट कांस्टेबल्स की एक मीटिंग थाने पर बुला लें, सीओ सरधना जो भी थे कि वो बीट कांस्टेबल्स की एक मीटिंग बुला लें और उनसे कहें कि वो जो उनके हर बीट में जितने भी, किसी बीट में 4 गांव हैं, किसी में बहुत बड़े गांव हैं तो 2 ही गांव हैं, अपने अपने गांव में जाके और उसमें जानने का प्रयास करें। हालांकि पहचानने वाली कोई बात नहीं, फिर भी हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो हम फ़ोटो में देख के नहीं पहचान पा रहे हैं और जिसका नज़दीकी होगा, जिसका परिजन होगा वो पहचान सके। हुआ भी ऐसा, सीओ साहब ने उसी दिन वहाँ जाके और बीट कांस्टेबल्स की मीटिंग की, अलग अलग थानों के बीट कांस्टेबल्स को अलग अलग समय पे बुलाया, उन्हें ब्रीफ़ किया, पोस्टर्स की और फोटोग्राफ की कॉपी उन्हें दी और उनसे कहा कि आप इसको सर्कुलेट करिए, गांव में पूछिए कौन हो सकता है, कोई बाहर से आया हो, रिश्तेदारी में आया हो, या बहुत बाहर यानी सर्किल के बाहर का भी ये आदमी हो सकता है जिसे, हालांकि जिस रोड पे उसे डाला गया था, छबड़िया महादेव चौराहा, उसके बारे में जो इंटरप्रिटेशन हुआ वहाँ पर, जो हमारे क्राइम ब्रांच के लोगों ने कहा कि बाहर से लाकर लाश को यहाँ डालने के लिए और बहुत मुफीद स्थान बीच में पड़ेंगे, ये इतना भीतर जाकर और इस तरह से इसको फेंकना, ऐसा लगता है कि आदमी 10-20 किलोमीटर के आसपास का ही है, जिसको बस अपने गांव से बाहर फेंक देने में भलाई समझी गई। 23 मई को ये पता लगाना शुरू हुआ 5 मई के बाद से, तो 23 मई को धीरे धीरे एक जो बीट कांस्टेबल थे वो गांव गए, पिठलोकर, सरधना थाने का ही गांव है, वहाँ चूँकि बीट कांस्टेबल्स कई कामों से जाते हैं, संबंध तामीला के लिए जाते हैं, तो गांव के बारे में पता होता है फला फला का संबंध आया है, किसी विवाद की जांच के सिलसिले में जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है, चाहे वो वादी पक्ष से हो चाहे प्रतिवादी पक्ष से हो, उसको बुलाने के लिए भी थाने की एक चिट्ठी लेकर बीट कांस्टेबल्स ही जाते हैं। किसी इम्पोर्टेंट केस का ट्रायल हो रहा हो तो संबंधित गवाह या अभियुक्तों में से, वादी में से
कोर्ट ने किसी को बुलवाया है, उसके लिए भी जो कागज़ होता है वो तामील करने जाते हैं। तो उन्हें कमोबेश काफ़ी आइडिया होता है किसी गांव के बारे में। उनका सिपाहियों का ये मानना है कि जिस गांव में बहुत ज़्यादा सम्मन आते हैं कोर्ट के, इसका मतलब बहुत बवाली गांव है, बहुत ढेर सारे केसेस उस गांव के होंगे और बहुत से उसमें शातिर प्रवृत्ति के या अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते होंगे। खैर, बातचीत करते करते वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि साहब गांव का ही एक रहतू बुज़ुर्ग आदमी था, रहतू, और उसका लड़का मंगता, ये पिछले काफ़ी दिनों से गायब है। सामान्य रूप से वो गांव में घूमते फिरते दिखाई पड़ जाते हैं। मंगता चूँकि थोड़ा मेंटली चैलेंज था तो उसको ज़्यादा लोग पहचानते थे, घूमता रहता था और इधर उधर फिरा करता था। लेकिन ये दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बात बीट कांस्टेबल्स को थोड़ा क्लिक कर गई और उन्होंने कहा कहाँ रहते हैं। खैर, जो भी गांव वालों ने उसको घर बताया, वहाँ पर गए, वहाँ कोई नहीं मिला। पता लगा साहब उनके एक भतीजे हैं रूपचंद, वो उनके बारे में ज़्यादा बताएंगे। रूपचंद को बुलाया गया, रूपचंद से पूछा गया कि भाई ये कहाँ गए दोनों। तो उसने कहा साहब ये अक्सर गायब हो जाते हैं और कभी रिश्तेदारियों में चले जाते हैं, कभी किसी मेले ठेले में चले जाते हैं, कई कई दिन बाद आते हैं और हो सकता है कहीं मेले ठेले में गए हों या हो सकता है रिश्तेदारियों में गए हों, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर गए हैं तो हम भी ढूंढवाने का प्रयास करेंगे, कोई फ़ोटो इनकी हो तो फ़ोटो दे दीजिए। उन्होंने कहा साहब मेरे पास तो कोई फ़ोटो नहीं है। उन्होंने कहा वो किस कमरे में रहते थे, कहाँ रहते थे, किस घर में रहते थे, हमें वो दिखा दीजिए, हम तलाशी ले लेते हैं, हो सकता है हमें कोई काम की फ़ोटो मिल जाए। वो उनको एक कमरे में ले गया, बोले साहब इसी कमरे में वो रहते हैं। तमाम अस्त व्यस्त था, बहुत ख़राब तरीके से रखा हुआ कमरा था। सिपाही वहाँ पर गए, उन्होंने उसी में अनाज भी था, उसी में चारपाई भी थी, उसी में ढेर सारे कपड़े भी थे टंगे हुए, कुछ धुले कुछ अनधुले पड़े हुए थे। सिपाहियों ने एक एक करके ढूंढना शुरू किया। पुराने कागज़ पत्तर जो उनके दो उसमें छोटे छोटे बक्से थे, संदूक वहाँ कहते हैं, दो छोटे छोटे, कहीं कहीं बाकस भी कहते हैं, बिना ताला लगे हुए थे। उसको काफ़ी ढूंढने पर उन्हें रहतू की एक छोटी फ़ोटोग्राफ, जो संभवतः ये जो तुरंता स्टूडियो होते हैं सड़क के किनारे, सामने खड़ा कर देते हैं और बड़ा सा बैग पीछे लटकता होता है झोला नुमा, उसमें वो फ़ोटोग्राफ़र मुंह डालता है, उसके बाद फिर उसमें हाथ डालता है, उसके बाद जाने क्या क्या उसके भीतर वो करता है। 5, 7, 10 मिनट बाद एक प्रिंट निकाल के वो देता है। बहुत अच्छा सा नहीं, अब तो खैर बहुत ढेर सारे डिजिटल हो गए, सबके पास अपने मोबाइल कैमरे में लोग फ़ोटो खींच लेते हैं। उसके पहले और भी अच्छे कैमरे थे, लेकिन सबसे पहले ये इस तरह के जो ये तुरंता स्टूडियोज़ थे, ये उसको एक स्टैंड में, ट्राईपॉड स्टैंड में लगा के, काले रंग का बड़ा बक्सा होता था। ये आपको मिल जाएंगे अदालतों के, जिला न्यायालयों के बाहर, तहसील के बाहर, और जब बच्चों के फॉर्म भरने का टाइम होता है तो बड़े स्कूलों के बाहर भी मिल जाते हैं। बच्चों को उसमें फ़ोटो लगानी होती है। एक एक रुपए में 3-3, 4-4 कॉपियाँ, वो हर कॉपी के लिए वो आपकी फ़ोटो अलग अलग खींचेंगे। कॉपी ज़्यादा बनाने का कोई उनके पास सिस्टम नहीं होता था। तो उस कैमरे की ये मतलब ये पता करने की कोशिश की कि साहब कहाँ का है। तो उसने देखते ही बताया साहब कि ये फ़ोटो जो है वो जो तिकोने वाले स्टैंड पर बक्से वाला फ़ोटोग्राफ़र होता था, ये उसकी है, बहुत पुरानी है, कम से कम 20, 25, 30 साल पुरानी फ़ोटोग्राफ होगी। उसने रूपचंद को दिखाया, उनका यही है, उनका हाँ साहब यही है, लेकिन ये बहुत पहले की फ़ोटो है, बड़ा चेंज उनमें आ गया था। बातचीत करते करते उन दोनों में से एक सिपाही ने ये नोटिस किया कि 4 कमरों के इस छोटे, 4 दीवारों के इस छोटे कमरे में 2 दीवारें ताज़ी चूने से पुती हुई थीं और 2 दीवारें वही पुरानी, तमाम उसमें उसके प्लास्टर गिरे हुए थे, अलग तरह से खंडहर था, लेकिन ये जो पुती हुई थी। और जब गांव देहात में लोग अपने घर की पुताई करते हैं तो बहुत ढेर सारा चूना नीचे फर्श में गिर जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुरंत पोता गया उसे और फिर तुरंत ही उसको साफ़ भी किया गया, क्योंकि उसके निशान बिल्कुल नहीं थे
और उतनी दूर का, जहाँ उसकी नीचे फर्श की सफाई अच्छे से की गई थी, उतनी दूर का सामान किनारे खिसका के कर दिया गया था। रूपचंद से दोनों सिपाहियों ने पूछा कि भाई कोई आपके यहाँ ओकेज़न था, क्या था, शादी ब्याह थी, ये कैसे पुता हुआ है? तो उसने कहा साहब पता नहीं, ये तो वही जाने, रहतू और वो लोग जाने, मुझे पता नहीं है कि कब पुताई हुई है, किस पर्पज़ से हुई है। बोले कोई शादी ब्याह यहाँ? बोले नहीं नहीं साहब, कोई शादी ब्याह नहीं, ये लड़का था मंगता, जो मानसिक रूप से थोड़ा सा चैलेंज था, और ये बहुत बुज़ुर्ग थे। खैर बात आई गई हो गई, लेकिन सिपाहियों को शक हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। ताज़ा पुती हुई दीवार, ताज़ा साफ़ किया हुआ फर्श, ताज़ा का मतलब 4 से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। उसने कहा रूपचंद से, दोनों सिपाहियों ने, कि आपको थाने चलना होगा, और जब रहतू यही हैं, और फिर जिन लोगों ने ये बताया कि बाप बेटे गायब हैं, तो उन्होंने कुछ हाइट से और कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स जो बॉडी के थे, जिसमें पहचान की कोई बात नहीं थी, उससे ये अंदाज़ा लगाया कि ऐसा लगता है कि ये दोनों शव बाप बेटे के हैं, रहतू और मंगता के हैं। तो सिपाहियों को लगा कि अब इनसे बहुत ज़्यादा डिटेल पूछताछ इंस्पेक्टर साहब ही करेंगे और वही अच्छा होगा, तो उन्होंने चलने के लिए कहा। रूपचंद ने चलने से आनाकानी शुरू कर दी। जब रूपचंद ने आनाकानी की तो वायरलेस सेट से ही उन्होंने थाने को सूचना दी कि थाने वाली गाड़ी भेज दी जाए। थाने वाली गाड़ी आ गई, रूपचंद को थाने की गाड़ी में बिठाया गया और थाने ले गए। 12-1 बजे का समय रहा होगा, और जब वो पहुँचे, इंस्पेक्टर साहब थाने पर मौजूद थे। उनका किसको ले आए? उन्होंने कहा साहब ये जो डबल मर्डर हुआ था, वो उसकी फ़ोटो तो मिल गई है, और उसके घर की हमने तलाशी वलाशी ली, ये फ़ोटो मिल गई। ये उनके दूर दराज के रिश्तेदार हैं, वहीं रहते हैं, और इनसे हम पूछ रहे थे कि इनकी जो कमरा था जिसमें वो रहता था, उसमें 2 दीवारें ताज़ी पुती हुई हैं, 2 दीवारें पुरानी हैं, जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ये उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और वो कहाँ गए उसके बारे में बताते हैं, साहब जाते रहते हैं। और गांव वाले ये कह रहे थे नहीं साहब वो कभी कहीं नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं। तो मामला कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है साहब, आप पूछताछ कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब भी शहर के किसी एक्यूट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में चलने को तैयार थे। उनका इसको हवालात में बंद करो, मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से खाली होकर वापस आऊँगा, तब इनसे पूछताछ करूँगा। शाम को वो वापस आए, लेकिन इस बीच में जब वो हवालात में बंद था रूपचंद, तो वो बार बार उन्हीं सिपाहियों को बुला रहा था, बुला के उनसे बात कर रहा था, और उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा था। और वो प्रलोभन जिस तरह का दे रहा था, उससे सिपाहियों के मन में शंका उत्पन्न हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे देने की बात वो कर रहा था। शाम को जब इंस्पेक्टर साहब आए तो ये बात सिपाहियों ने उनको बताई कि साहब देखिए कुछ न कुछ तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि आप चले गए, उसके बाद इसने 3-4 बार बुलवाया और इस तरह की बातें कर रहा था। उनका ठीक है, उनको बुलवाइए, अपने जो थाने वाली एसओजी होती है उसको बुलवाइए, और अभी इनसे पूछताछ शुरू करिए, पीछे बैरक में ले चलिए। खैर पीछे बैरक में ले जाया गया उनको। वही टाइम रहा होगा 10-11 बजे। पहले तो जैसे हर क्रिमिनल करता है अपना किस्से कहानी में, यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं तो वहाँ चला गया था, मैं तो कल ही लौट के आया हूँ, और इनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, माँ बाप की कसम, बच्चों की कसम। ये सारे क्रिमिनल्स, ये 90%, 99% क्रिमिनल्स यही ड्रामा करते हैं। तो खैर पुलिस भी इस बात की आदी हो गई है कि इतनी आसानी से बताने वाला नहीं है। पुलिस भी जानती थी कि डबल मर्डर है, इतनी आसानी से बता देगा तो लंबा नपेगा, और इस बात को वो भी जानता था कि अगर इनसे हमसे कुछ इन्होंने निकलवा लिया फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। आप समझ सकते हैं कि पहली दोनों कैटेगरी की पूछताछ में वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। नंबर आया सत्य बोलक यंत्र का। सत्य बोलक यंत्र के पहली राउंड के प्रयोग में भी वो कुछ नहीं बोला। बात होते होते सुबह 4 बज गए। सत्य बोलक यंत्र के प्रयोग के तीसरे या चौथे राउंड में फिर वो धीरे 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 खुलने लगा और फिर तोते की तरह बोलने लगा। जो बात उसने बताई वो बहुत चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि ये हमारे रिश्ते के चाचा लगते हैं, और इनके पास 2.5 बीघे ज़मीन थी।
बुज़ुर्ग हो गए थे। मैं ये ज़मीन इनसे लेना चाहता था और बार बार मैं उनसे कहता था कि मुझे खेती करने के लिए दे दो, मैं इतना किराया दे दूँगा। कई तरह से मैंने प्रलोभन दिया लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा देखो मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, अब शरीर में उतनी हिम्मत नहीं रह गई है, खेती बाड़ी का काम कर नहीं सकता, मैं इसको बेच दूँगा, पैसा अपने पास रखूँगा, बाकी की ज़िंदगी मेरी और ममता की आराम से कट जाएगी। क्योंकि वो भी मेंटली चैलेंज था, उसके लिए भी उसका भी सब पूरा ख्याल यही करता था। रूपचंद ने कहा ठीक है भाई, हम तो नहीं दे पाएंगे इसका पैसा। वो एक हसनैन सन ऑफ नफीस जो गांव का ही था, पिठलोकर का ही, उसको बुला के ले आया और बातचीत होते होते बात 13 लाख रुपए पे तय हुई कि आप 13 लाख रुपए दे दीजिए, हम चल के रजिस्ट्री कर देंगे। वो 13 लाख रुपए नगद ले आया और इनको दिया। उसके बाद रहतू जो हैं उन्होंने जाके उसकी रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री के बाद रूपचंद और उनके पास आए कि ऐसा है। दादा कहते थे कि दादा इतने पैसे यहाँ पे रखना ठीक नहीं है, आप ताला भी बंद नहीं करते, किसी दिन चोरी हो जाएगा तो आपका खेत भी चला गया, पैसा भी चला गया। उसने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा इसको आप फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए। आजकल बैंकों में भी बहुत फ्रॉड होता है। अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो कोई आपका दस्तखत बना के निकाल ले जाएगा। फिक्स कर देंगे, कागज़ अपने पास रखेंगे और 3 साल का फिक्स करा दीजिए, 3 साल से पहले उसका पैसा कोई निकाल नहीं सकता। ये बात रहतू को थोड़ी सी ठीक लगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन पैसा हम तुमको नहीं देंगे, हसनैन को बुलाओ। हसनैन पैसा लेके जाएगा, तुम दोनों लोग जाके इसको जमा करके कागज़ मेरे हाथ में दे देना। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। हसनैन और रूपचंद दोनों आए, रहतू से 13 लाख रुपए लिए और लेके वहाँ से चले गए। रास्ते में इन दोनों की नीयत खराब हो गई। वहाँ से ये सीधे पहुँचे सिंडिकेट बैंक बुलेहड़ा और वहाँ 13 लाख के बजाय 13,000 की फ़िक्स डिपॉज़िट कराई। फ़िक्स डिपॉज़िट करा के उसका पेपर ले लिया और जो 12 लाख कुछ हज़ार था उसको आधा आधा बांट लिया। कागज़ में जहाँ 13,000 लिखा हुआ था 2 ज़ीरो और बढ़ा दिए। सीधे वो कागज़ लेके वो रहतू के पास गए, बोले दादा ये कागज़ रख लो, ये देखो 13 लाख। 13 लाख यानी 13 लैक्स ओनली जो लिखा जाता है वो इंग्लिश में लिखा जाता है, रहतू उसको पढ़ नहीं सकता था। और उसके ऊपर अंगूठा रख के वो उसको उन्होंने दिखाया, देखो 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो इस तरह से, और रहतू की समझ में आ गया कि हाँ 13 लाख है। उसको रहतू ने रख लिया। 2018 की मई में 3 वर्ष पूरे हो रहे थे। बुज़ुर्ग आदमी, वो अपना पैसा, अपना समय, अपने महीने, साल वो गिनता रहा। मई में वो पूरा हो रहा था, उसके पहले ही उसने रूपचंद को बुलाया। उसने कहा देखो 3 साल हो गए हैं और जैसे ही 3 साल पूरा हो जाए, डेट देखो कौन सी है, और इसको तुरंत हमारा पैसा तोड़वा के पैसा दे दो। हम अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को देंगे और जैसे जैसे हमको काम पड़ेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब बैंक वैंक जाने की हिम्मत नहीं है, हम बार बार किसी को बैंक भेज भी नहीं सकते। रूपचंद उसमें आजकल करने लगा, कल चला जाऊंगा, आज पानी बरस रहा है, आज इनकी तबीयत खराब है, आज उनकी तबीयत खराब है। एक दिन झल्ला के रहतू ने कहा कि भाई कोई अकेले तुम ही थोड़ी निकाल सकते हो, मैं किसी दूसरे को भी बैंक में भेज दूंगा। और उन्होंने बताया था कि सिंडिकेट बैंक मुल्हेड़ा वाली ब्रांच का है। उन्होंने कहा मैं भेज दूंगा, मैं पैसा निकलवा लूँगा। ये बात सुन के हसनैन और रूपचंद दोनों के होश उड़ गए कि अगर रहतू ने ये कागज़ किसी और को दिया तो हमारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ 13,000 रुपये का है। रूपचंद और हसनैन ने तुरंत योजना बनाई कि इसके पहले कि वो किसी और को दे दे, 1-2 दिन के भीतर ही इनको रास्ते से हटाना ज़रूरी होगा, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें पैसा भी हमारा खर्च हो गया है 3 सालों में, ना हम पैसा दे पाएंगे और ना उसकी ज़मीन वापस दे पाएंगे। वहाँ पर इन्होंने तय कर लिया
कि खाना अपने यहाँ बुलवा के हम खिलवाएंगे, उसके बाद सुलाएंगे, उसके बाद फिर रात में ही जब सब लोग सो जाएंगे तब इनका काम हम लोग काम तमाम कर देंगे। इस काम के लिए धर्मवीर, जितेंद्र, इन दोनों को और इन्होंने साथ ले लिया, उनको लालच दिया कि हम पैसा भी तुम्हें देंगे और हम ज़मीन भी तुम्हारे नाम कर देंगे। 28 अप्रैल को शाम को खाना वाना खिला देता था। उसको पता था कि हमने इनका इतना पैसा मार दिया। उनका आज खाना बना है, उन दोनों को अपने साथ खाना खिलाने ले गए। घर में खाना खिलाया और फिर लाके वहाँ वापस उसको सुला दिया। पहले से वहाँ मौजूद जितेंद्र और धर्मवीर, हसनैन और रूपचंद थे ही थे। सोते समय ही उसके सिर पे पहले एक पत्थर मारा, उसके बाद उसके सिर को बार बार दीवार में लड़ाया। जब वो निढाल हो गया तो केबिल के तार से उसका गला कस दिया। इस बीच में बाकी 2 लोग उसका मुंह दबाए रहे मंगता का। फिर सब लोगों ने मिलके ठीक वैसे ही उसका भी तार गले में कस दिया और पत्थर मार के उसको अचेत कर दिया। फिर उन दोनों को अलग अलग बोरियों में बंद करके 2 मोटरसाइकिलों पर ये लोग गए और फिर इन्होंने छबड़िया महादेव चौराहे पर सड़क के किनारे उन दोनों को फेंक दिया और रूपचंद ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के दोनों बोरियों में आग लगा दी। ये इंश्योर कर लिया कि इस बात को न कोई देख रहा हो और न किसी को इस बात की जानकारी हो, और बात भी वही हुई। उसके बाद से किसी ने कभी कोई जिक्र नहीं किया जब तक कि वो दीवार पुती हुई। उसके बाद फिर इन लोगों ने देखा सवेरे कि इसमें तमाम खून लगा हुआ है दीवारों में, फ़ौरन उसकी पुताई कर दी, सफाई कर दी, सब चीज़ें एकदम बिल्कुल फिट कर दी। फिर रूपचंद के बताने के बाद हसनैन सन ऑफ नफीस, पिटलोकर गांव का ही, जितेंद्र और जीतू सन ऑफ धर्मवीर, पिटलोकर थाना वही सरधना, और रूपचंद सन ऑफ नकली, पिटलोकर थाना सरधना गिरफ्तार किए गए। इनके पास से वो मोटरसाइकिल, वो केबल का वायर और बाकी पत्थर और जो कुछ भी था वो सब वहीं था, कहीं बाहर गया नहीं था। ये बरामद किए गए और इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी बड़ी हत्या खासकर उसके पीछे जर, जोरू और ज़मीन 95% यही कारण होते हैं। दूसरा कारण कम ही होता है। दूसरे कारणों के बारे में भी मैंने बताया है, लेकिन ज़्यादातर कारण जर, जोरू और ज़मीन के ही निकले। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।